ठीक है, स्क्वायर हो गया। तो हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम पढ़ के आ रहे हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें तीसरा हमने पढ़ा है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में अब तक हमने फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ा है और 10% लॉ के बारे में पढ़ा है ना। अब इसी के साथ यहाँ पे दो डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक दिया है स्टैंडिंग क्रॉप और एक दिया है स्टैंडिंग स्टेट। क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब खेती है ना। और इकोसिस्टम की खेती कौन है? ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम की खेती क्या है? ऑर्गेनिज्म ना। तो सिंपल सी बात है कि जब आप एक सिंगल ट्रॉपिक लेवल की बात करते हो तो एक सिंगल ट्रॉपिक लेवल में जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, या तो नंबर बोलो या फिर उनका भार बोलो, है ना। तो नंबर या फिर वेट, उन सारे ऑर्गेनिज्म को मिला के हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। तो स्टैंडिंग क्रॉप फाइनली क्या हुआ? दिस इज अ टोटल नंबर या फिर वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। सिंगल एक ट्रॉपिक लेवल की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे आप बोलते हो ना प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है? प्रोड्यूसर। तो उसमें आप सारे जितने तरह के प्रोड्यूसर होते हैं वो सारे काउंट कर लो, तो उनका टोटल ले लो या उन सबका भार ले लो, तो वो क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, इसमें एक तो इसका यूनिट क्या हो सकता है? या तो इसका यूनिट नंबर हो सकता है या फिर भार हो सकता है। स्टैंडिंग क्रॉप का जो यूनिट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके मेजरमेंट करने का तरीका क्या है कि या तो हम टोटल ऑर्गेनिज्म को काउंट करेंगे या फिर उनका भार या फिर बायोमास काउंट करेंगे, है ना। अब भार को मेजर करने के दो तरीके हैं। ये क्या है? आप अपने आप को अभी ले जाके अगर वे करोगे तो वो कौन सा होता है? क्योंकि उसमें पानी भी है ना। अब आप एक काम करें, अपने आप को धूप में पूरा सुखा दें, पूरा का पूरा सुखा दें। जितना भी आपकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा वो जीरो हो जाना चाहिए, पानी जीरो हो जाना चाहिए। तो उसके बाद बचा कौन सा? ड्राई वेट। तो आपकी बॉडी में एक्चुअल भार किसका है? मतलब ज़्यादा रिलायबल कौन सा हुआ फिर? क्योंकि इसमें तो पानी आ गया ना। और आप लोग जानते हो कि पानी का सब में जो कंटेंट है वो अलग अलग होता है ना। कुछ लोग जो ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसमें हाइड्रेशन ज़्यादा मिलता है आपको, कुछ पानी कम पीते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन। तो पानी जो है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। तो उसका जो ड्राई वेट होता है वो ज़्यादा क्या माना जाता है? रिलायबल माना जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि 1 किलो धनिया दे दो, है ना। तो टेक्निकली वो धनिया कैसे लेना चाहिए आपको? सूखा धनिया लेना चाहिए बेटा, क्योंकि बाकी तो अदरवाइज उसको अगर ऐसा सच हरा धनिया लोगे तो उसमें तो मेनली तो पानी का वेट हो जाएगा, उसका बायोमास कहाँ है ना। तो ऐसी चीज़ है। जैसे आप तरबूज खरीदते हो, तरबूज में पता है 95% तो पानी होता है उसमें। तरबूज वो तो 5% ही है बेटा। तो आप लोग जो 40 रुपये किलो खरीदते हो ना, या 50 रुपये जो किलो खरीदते हो, तो उसमें 95% तो आप पैसा किसका दे रहे हो, है। तो अब 50 रुपये का 95% ले, कोई बात नहीं, 100 कर दो बस। तो 100 रुपये अगर किलो अगर आप तरबूज खरीद रहे हो तो उसमें से 95 रुपीज़ तो आपने पानी के दिए, तरबूज तो 5 रुपये का है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो ज़्यादा रिलायबल तरीका कौन सा होता है? क्योंकि टिश्यू टू टिश्यू, हाइड्रेशन के बेसिस पे, पानी के मॉइस्चर के बेसिस पे ये तो फिर वेरी करता है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ज़्यादा भरोसेमंद जो वेट है वो कौन सा होता है? ड्राई वेट होता है। कोई परेशानी? ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट के ऊपर। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या हुआ कि स्टेट मतलब क्या? क्वालिटी ना। स्टेट मतलब क्या हो गया, है ना। और इकोसिस्टम की क्वालिटी का क्या मतलब है? आप चाहे तो इसको स्टैंडिंग स्टेट बोलो या फिर इसको स्टैंडिंग क्वालिटी बोलो, एक ही बात है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ऐसा सॉइल जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर हम बोलते हैं ना मिनरल्स, जितने ज़्यादा होंगे तो कॉमन सेंस की बात है, वहाँ प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे। जहाँ प्रोड्यूसर ज़्यादा वहाँ हर्बीवोर ज़्यादा, जहाँ हर्बीवोर ज़्यादा वहाँ पे इकोसिस्टम ज़्यादा, मतलब वहाँ पे कार्निवोर ज़्यादा। तो वो इकोसिस्टम उतना ही क्या होगा? हरा भरा होगा कि नहीं होगा। और जैसे राजस्थान चले जाओ तो वहाँ पे सॉइल के अंदर क्या है? मिनरल्स आपको बहुत कम मिलेंगे,
है ना, या कहीं और चले जाओ डेजर्ट के अंदर, या दूसरा कोई है ना ऐसा एरिया जहाँ पे सॉइल के अंदर मिनरल्स है ही नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है, वहाँ प्रोड्यूसर भी कम मिलेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हर्बीवोर्स भी कम मिलेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट कार्निवोर्स भी कम मिलेंगे, तो वो इकोसिस्टम बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होगा, नहीं होगा, है ना, माल न्यूट्रेंट इकोसिस्टम होगा, है ना। तो इकोसिस्टम की क्वालिटी किसके ऊपर निर्भर करती है कि वहाँ पे जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर मिनरल्स कितने हैं। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, दिस इज अ अमाउंट ऑफ मिनरल्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ गिवन टाइम, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या हो गया, दिस इज अ अमाउंट ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, तो मिनरल्स बोल दो या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन सॉइल इन यूनिट एरिया इन गिवन टाइम। तो फिर आप बता सकते हो उसका यूनिट क्या होगा। कॉमन सेंस की बात है कि फिर इसकी यूनिट तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो सकती है ना, ईयर की जगह आप टाइम भी लिख सकते हो, कोई परेशानी, बस ये हो गया ख़त्म। ऐसे सेम यूनिट हमने किसकी पढ़ी थी, वेरी नाइस, ये सेम हमने यूनिट प्रोडक्टिविटी की पढ़ी थी। अच्छा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यूनिट है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सबकी है बेटा, ज़बरदस्ती नहीं करें ऐसे, है ना, अपना लॉजिक ना लगाएं, ठीक है, ये सबकी यूनिट थी ऐसी, प्राइमरी की भी और सेकेंडरी भी। तो इसके बाद चैप्टर का लास्ट पार्ट आता है कौन सा, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, और इकोलॉजिकल पिरामिड भी नीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता है बेटा पूरी बायोलॉजी में इससे आसान कोई चैप्टर कोई हो सकता है जो सीधा सीधा एक क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे 102 कभी नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, पर 4 नंबर का क्वेश्चन मुफ्त के नंबर है बेटा, मुफ्त के, जो आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ाया गया, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है पीएचडी, ठीक है। बाकी जब समय मिले तो क्या पढ़े, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े, भला उससे होगा, बायोलॉजी में पीएचडी करने से भला नहीं होगा। और इकोलॉजिकल पिरामिड दिया किसने था, तो ये साइंटिस्ट एल्टो, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, एल्टोन साइंटिस्ट ने दिया था, दैट्स वाई इसको हम बोलते क्या है, एल्टोनियन पिरामिड भी बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, ये पिरामिड होते क्या है ये बताओ, या चलो पहले इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं फिर इसके डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये पिरामिड कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर के बेसिस पे पिरामिड, नंबर पिरामिड, फिर हम पढ़ेंगे बायोमास के बेसिस पे पिरामिड, मतलब भार के बेसिस पे, और फिर तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे एनर्जी के बेसिस पे पिरामिड। मेरे को सबसे आसान लगता है ये एनर्जी वाला, जो आपको भी बड़ा आसान लगेगा देखना अभी। जैसे एग्जांपल आपने ये मान लो पढ़ा है कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स, और ये मान लो कि टॉप कंज्यूमर है, ठीक है। अब मान लो कि इसके अंदर एनर्जी का जो लेवल है वो है 10,000 जूल, ठीक है। तो बताओ इस वाले टॉपिक लेवल में फिर कितना होगा, 10,000 में से 1 जीरो हटा दो, कितना बचा, ये तो बच गया 1000 जूल। तो आगे वाले में इतना कितना होगा, ये हो जाएगा 100 जूल, और यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था 10% लॉ, तो इसका कितना परसेंट एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होता है, इसका एनर्जी कितना ट्रांसफ़र होगा, और इसका एनर्जी कितना ट्रांसफ़र होगा। कभी ऐसा पॉसिबल है कि नेक्स्ट टॉपिक लेवल की एनर्जी पिछले वाले टॉपिक लेवल से ज़्यादा हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ध्यान रखना, इकोलॉजी के अंदर 10% लॉ ऑलवेज अप्लीकेबल है, ऑलवेज, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि एनर्जी पिरामिड इसके अलावा कभी उल्टा बन ही नहीं सकता है, इसके अलावा मतलब हमेशा एनर्जी पिरामिड कैसा बनेगा, ओनली अपराइट बनेगा, इन्वर्टेड कभी नहीं बनेगा। तो इसमें एनर्जी पिरामिड ऑलवेज कैसे बनेंगे, ऑलवेज अपराइट बनेंगे। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एक ग्रास लैंड है ना, तो वहाँ पे घास है, फिर वहाँ पे बहुत सारे बफेलो है, फिर उनको खाने वाले मान लो कि जैकल है, और उसको खाने वाला लायन है, ठीक है। तो बताइए वहाँ पे ट्रॉपिक लेवल में, उस ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी पिरामिड कैसा होगा, ऑफ कोर्स अपराइट होगा, कैसा, सीधा पिरामिड होगा।
कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज कर दिया गया। अब आ जाओ पानी के अंदर। पानी में आपको बोला गया कि जू प्लैंकटन है, फिर फाइटोप्लैंकटन है, फिर जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। अब बताओ इसमें ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? जब मैं लिखाई ऑलवेज तो क्यों दिमाग लगा रही हो भैया? मैं बायोलॉजी में बहुत कम बार ऑलवेज लिखूंगी, बहुत कम बार, ठीक है? तो ध्यान रखना कि उसका फिर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है? तो एनर्जी आपको कुछ भी एग्जाम्पल दे दे कि मान लो कोई एलियन आया, एलियन को ह्यूमन खा गया और ह्यूमन को वापस कोई जो है मंगल ग्रह का एलियन खा गया, तो बताओ उसमें एनर्जी पिरामिड कैसा होगा? दिमाग लगाने नहीं है, एनर्जी पिरामिड ऑलवेज कैसे होंगे? अपराइट। चाहे कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, ठीक है? बस खत्म। तो कितना आसान था ये वाला, ठीक है? क्योंकि रीज़न क्या है इसका? 10% लॉ, ठीक है? हमेशा एनर्जी आगे से आगे जाते वक्त ट्रॉपिक लेवल में कम होती जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं नंबर और बायोमास पिरामिड। तो नंबर पिरामिड में जैसे एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड के बारे में, या फिर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की भी बात कर सकती हो। जैसे मैं एग्जाम्पल एक्वेटिक इकोसिस्टम का ले रही हूँ, जैसे आपने फाइटोप्लैंकटन पढ़ा है। अच्छा, जैसे पानी अगर आपने देखा होगा, उस पानी के अंदर देखो एक तो एल्गी होती है, फिर छोटे छोटे एनिमल होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, फिर उसके बाद में स्मॉल फिश होती है, फिर उसके बाद में लार्ज फिश होती है, ठीक है? आपको क्या लगता है? एल्गी तो बहुत ज़्यादा होती है बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा। नंबर की बात करोगे, एल्गी पता है इतनी सी मुट्ठी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ एल्गी आ जाएगी बेटा, थाउजेंड्स ऑफ एल्गी। पर इतनी सी मुट्ठी में फिश, छोटी फिश कितनी आएगी? 3-4। और इतनी सी मुट्ठी में एक बड़ी फिश कितनी आएगी? हो सकता है शायद एक आए, और वो भी एक भी नहीं आए, वो फिश का साइज और बड़ा हो। तो नंबर की बात हो रही है, किसकी बात? नंबर की बात। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंकटन की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, जू प्लैंकटन की संख्या कम होगी, स्मॉल फिश की संख्या और कम होगी, और लार्ज फिश की संख्या और ज़्यादा क्या होगी? कम होगी, ठीक है? ये मैं ग्राफ ऐसा क्यों बना रही हूँ? सुंदर बनाने के लिए नहीं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि टॉप कंज्यूमर का लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। लाइफ स्पेन, एल्गी का लाइफ स्पेन देखो और फिर एक ब्लू व्हेल का लाइफ स्पेन देखो, फ़र्क होता है कि नहीं होता है? तो दैट्स वाई इसको थोड़ा ऐसे लंबा बनाया जाता है, ठीक है? चलो, तो उस पर नहीं जाना। खैर, जैसे एग्जांपल ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फाइटो प्लैंकटन, फिर ये वाला जू प्लैंकटन, फिर ये वाला स्मॉल फिश हो गया, और ये वाला यहाँ पे लार्ज फिश हो गया। तो हम लोग बोलेंगे, चाहे ग्रासलैंड का ले लो कि जैसे ये घास है, तो एक मैदान के अंदर सोचो कितनी सारी घास लगी होती है, और सबका नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 है। और फिर उसमें मान लो फील्ड के अंदर बहुत सारी गाय घूम रही है, तो उनको काउंट करो। फिर उनको खाने वाले जैकाल जो है वो 4-5 ही होंगे, उनको काउंट करो। फिर हो सकता है उसको खाने वाली लायन जो है वो 1 ही होगा या 2 ही होंगे। तो नंबर क्या होता जा रहा है यहाँ पे? लगातार कम होता जा रहा है ना? तो आप ध्यान रखना कि ग्रासलैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम का नंबर जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा? अपराइट होगा। चिंता मत करो, लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी आपको, ठीक है? जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा किसका क्या है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं हम ट्री इकोसिस्टम का। ट्री इकोसिस्टम, अब ट्री इकोसिस्टम के अंदर जैसे पेड़ तो बेटा एक ही होता है, पर उसके ऊपर बर्ड्स तो बहुत सारी होती है। एक ट्री होता है, उसके ऊपर बर्ड्स होती है, फिर एक ही बर्ड्स के ऊपर मान लो कि टिक्स की बात कर रहे है ना, तो पेड़ कितना है बेटा? पेड़ तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उसके ऊपर 100 चिड़िया है ना, 100 बर्ड्स आपको दिखाई देगी, फ्रूगीवोर्स बर्ड जो फ्रूट्स खाती है। अब हर एक बर्ड के ऊपर टिक्स का इन्फेक्शन क्या हो सकता है? बहुत सारे होते हैं, हो सकता है 10-15 टिक्स आपको एक ही सिंगल बर्ड्स के ऊपर दिखाई देंगे। तो इनका, ये तो मैंने उल्टा कर दिया ना, हाँ सही बात है, तो संख्या ऐसे दिखाई देगी। तो ध्यान रखना, इसका जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा आपको? इन्वर्टेड। कैसा मिलेगा? अच्छा, एक और इकोसिस्टम की बात करते हैं, ट्री इकोसिस्टम के बारे में। इस बार ट्री इकोसिस्टम में मैं इंक्लूड कर रही हूँ हॉक, है ना? जैसे मान लो कि ये पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर ये बर्ड्स रहती है, और इस बार बर्ड्स को खाने वाला कौन आ गया? तो ये कौन है? ट्री। ट्री के ऊपर ये बर्ड्स है, एंड बर्ड्स को खाने आ गया कौन? बर्ड।
हॉक की संख्या तो कम हो जाएगी वापस, है ना। तो अब इस ग्राफ को क्या बोलोगे आप? स्पिंडल। इसको क्या बोलेंगे हम? तो ध्यान रखना कि जब भी ट्री इकोसिस्टम में कोई पैरासाइट्स अगर इंक्लूड है तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। और अगर उसमें हॉक इंक्लूडेड है, वैसे इस पे क्वेश्चन सबसे कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? इसको बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल का मतलब पहले कम है, फिर बढ़ा, फिर वापस कम हो गया, तो उसको बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है। कोई परेशानी इसमें नहीं? चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें बायोमास पिरामिड के बारे में। तो अब एक काम करते हैं, बायोमास में सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो एक काम करना, एक बहुत बड़ा खेत है जिसमें जितनी घास लगी है ना, उस पूरा घास को तोड़ो और फिर उसका बाहर निकालो। फिर वहाँ पे 10-15 जो गाय घूम रही थी ना, उनका बाहर निकालो। फिर वहाँ पे 4-5 जो जैकाल घूम रहे थे, उनका बाहर निकालो। फिर वहाँ पे 1 और 2 लायन जो थे, उनका बाहर निकालो। बताओ क्या पाया आपने? घास का बाहर सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इतने बड़ी फील्ड में सारी घास का बाहर निकाला आपने, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ग्रास। तो इसका ग्राफ कैसा बना? अपराइट बना कि नहीं बना? ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास एक मुट्ठी है ना। मैंने इसमें जो पानी था उस पानी में हाथ डाला और उसमें से एल्गी मैंने इकट्ठी कर ली, है ना। अब सोचो उस एल्गी का मैंने बाहर लिया, फिर उसमें उतने ही मुट्ठी में मैंने बहुत सारी जो है यहाँ पे जितने भी अमीबा पैरामीशियम है उन सब का ले लिया, इकट्ठा कर लिया। चलो मान लो नहीं कंपेयर कर पा रहे हो, पर इसमें मैंने जो है 7-8 जो फिश आ गई छोटी छोटी, उनको मैंने ले लिया, कोई बात नहीं। फिर मैंने अगर मान लो इसमें एक बड़ी फिश जो है उसको रख दिया। अब बाहर कंपेयर करो, 4-5 छोटी फिश का भार ज़्यादा होता है कि एक बड़ी फिश का भार ज़्यादा होगा? समझ आ गई बात? ठीक है। तो इस तरह से इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? ये हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन हो गए और ये क्या हो जाएंगे? इसमें जूप्लैंक्टन हो गए, ठीक है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? फाइटोप्लैंक्टन। और ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? जूप्लैंक्टन। तो अगर जब भार मेजर करने जाओगे तो इनका भार जूप्लैंक्टन का क्या होता है? ज़्यादा होता है। कोई परेशानी इसमें? ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन रहा है? अपराइट नहीं है, यहाँ पे कैसा है? ये इन्वर्टेड ग्राफ बन रहा है। बस इतना ही था। और ट्री का चलो बना देते हैं। ट्री का मैं इसका बनाऊंगी ना, पैरासाइट वाला। लास्ट आ जाएगा कौन सा? ट्री इकोसिस्टम। तो ट्री इकोसिस्टम में आपके पास एक पेड़ है, उसके पास 100 बर्ड्स है और उसके ऊपर 500 टिक्स है। बाहर निकालो। ऑफकोर्स बेटा ट्री का भार सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके ऊपर 100 बर्ड्स का भार कम होगा और टिक्स का भार तो बहुत ही कम होगा, है ना। तो इसमें ग्राफ कैसा बन गया? यहाँ पे ग्राफ कैसा बन गया? अपराइट बन गया, ठीक है। तो ये हो गया खत्म। और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और फिर पूछेगा उसका ग्राफ कैसा बन रहा है, अपराइट है कि इन्वर्टेड है। या फिर उल्टा बोल दिया जाएगा, कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि इनमें से ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम में हम कितनी चीज़ें याद रखें। तो इसका मैं एक ट्रिक बता दूँ। देखो एनर्जी वाले में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये तो कैसा है? ग्रासलैंड वाला। देखो अपराइट, यहाँ पे भी कैसा है? अपराइट। और ये भी कैसा है? तो ग्रासलैंड वाला कोई भी उठा लो, सभी कैसे होंगे? क्या बात है। तो ग्रासलैंड के ऑल पिरामिड्स जो है वो कैसे होंगे? अपराइट होंगे। और एनर्जी वाला कैसा होगा? वो भी कैसा होगा? एनर्जी वाला, चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अपराइट होगा। अब इनमें से एक चीज़ याद रख लेना। क्या? मैंने ये याद रखा है कि चाहे एक्वेटिक हो चाहे ग्रासलैंड हो, दोनों का नंबर पिरामिड कैसा आता है? अपराइट आता है। जब ये यहाँ पे सीधा है तो बायोमास में ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अगर ये यहाँ सीधा है तो ये ट्री वाला उल्टा हो गया, ट्री वाला यहाँ उल्टा है तो ये वाला यहाँ क्या होगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, कुछ भी याद नहीं करना। मैंने सिर्फ एक याद रखा है, कौन सा? नंबर वाला। और इसमें याद रखना ग्रासलैंड इकोसिस्टम
और एक्वाटिक इकोसिस्टम दोनों कैसे होते हैं? अपराइट। मैंने बस एक ही याद रखा है। जैसे ही बायोमास जाता है तो बायोमास में मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम को उल्टा कर देती हूँ। ट्री को बस इसका और रिवर्स करते जाओ। ये यहाँ पे उल्टा है तो ट्री यहाँ पे सीधा हो जाएगा, ये यहाँ सीधा है तो ट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बस हो गया खत्म। क्या याद रखना था इसमें? कुछ भी नहीं। ठीक है, आसान था। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ एक इकोसिस्टम बोल दो या फिर लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड बोल दो, एक ही बात है। क्या लिमिटेशन है? इन पिरामिड्स में हमने कभी बैक्टीरिया की बात की है, फंगस की बात की है? तो बेचारे जो डीकम्पोजर है, जो सेप्रोफाइट्स है, उनको इकोसिस्टम में कोई जगह या कोई ट्रॉपिक लेवल नहीं दिया गया। दूसरी प्रॉब्लम, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इंसेक्टिवोरस प्लांट के ऊपर, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट प्रोड्यूसर भी होता है और जब वो इंसेक्ट खाता है तो उसका ट्रॉपिक लेवल 3rd होता है। तो जब उसको इकोलॉजिकल पिरामिड में रखने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं उनके लिए भी क्या हो जाती है? यहाँ पे लिमिटेशन हो जाती है। तो ये 2 लिमिटेशन याद रखना। एक तो डीकम्पोजर या सेप्रोफाइट्स के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा, जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं तो उनके लिए भी क्या होगा? यहाँ पे लिमिटेशन देखने को मिलेगा। कोई परेशानी? लिख लोगे खुद से? ठीक है। अब बताओ इसका डेफिनेशन क्या लिखूँ मैं? इकोलॉजिकल पिरामिड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी को बोलते क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का डेफिनेशन क्या लिखो? दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो इसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। अब 2024 का समय है, आपका 2024 में होगा ना नीट का पेपर, तो नए वाले नीट के सिलेबस में इसके आगे का टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया गया है। आपको न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग नहीं पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, नए वाला सर्कुलर देखा है ना, उसमें नहीं है। तो उनको पढ़ने की बजाय समय बचे तो क्या पढ़े? फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ें, भला उससे होगा ना। 720 पे टारगेट नहीं करें, पहले आप 600 नंबर लाएं या 650 नंबर लाएं, उसके बाद बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस बाय बाय।